कांग्रेस की सभी सम्मानित साथी, यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित महाशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष के बाद आपको हमको मिला है और इस राज्य प्राप्ति के लिए आज ही के दिन खटीमा में हिंसात्मक आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई। मैं उनकी शहादत दिवस पर आज उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। साथियों, राज्य प्राप्ति के लिए हम खटीमा की घटना को भी नहीं भूल सकते हैं, हम मसूरी की घटना को भी नहीं भूल सकते हैं और रामपुर चढ़ाई की घटना को भी हम भुला नहीं सकते। 21 साल का ये उत्तराखंड राज्य अब हुआ है, लेकिन अभी तक जिन आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई, जिन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देने का काम किया है, जिन लोगों ने ये कृत्य किया, उनको आज इतनी तक कोई दंड नहीं मिल पाया है। और इसलिए आज मैं कहता हूँ कि सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हमको ऐसे एडवोकेट जो है न्यायालय में खड़े करने चाहिए जो इन लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र कराए और जिन लोगों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज, गोली चलाने का काम किया, इनको शीघ्र से शीघ्र सजा मिल सके। तो आज खटीमा की घटना हुई, ये बहुत ही दुखद घटना है और आज इस अवसर पर मुझे आज के बीच आने का अवसर मिला है और बहुत सारे सम्मानित साथियों ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का निर्णय किया। मैं उन तमाम साथियों का अपनी ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से और इस मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2017 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और आप सबके सहयोग से, कांग्रेस जनों के सहयोग से हमने ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि हम प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस इस स्थिति में है तो भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा में बड़ी कड़ी चुनौती देने का मादा रखती है। ये सब भी आपके सहयोग से, आपके स्नेह और आशीर्वाद से संभव है। और जिन परिस्थितियों में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, मैं समझता हूँ आप सब लोग इससे देखते हैं। हमारी नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन असमय उनका निधन हुआ और उनके निधन की वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप सबके प्यार स्नेह आशीर्वाद से नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ
ये ताकत मुझे अगर कहीं से मिलती है तो ये ताकत आपकी है, किसी और की नहीं है। मैं सफलता के रूप में बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने हर विकट परिस्थिति में कांग्रेस के साथ साथ मुझे जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से कांग्रेस के दामन को थामने का काम किया है, हम कांग्रेस के लोग आपके उस उम्मीद को, आपके उस भरोसे को सदैव कायम रखने का भरकस प्रयास करेंगे, भरकस कोशिश करेंगे। साथियों, जब कांग्रेस का जिक्र आता है तब निश्चित रूप से हम कौनसा वार्ड के लोग कांग्रेस ने जो हमारे लिए किया है उसको कभी भुला नहीं सकते। कांग्रेस ने कौनसा वार्ड को जनजाति का दर्जा दिया और जनजाति का दर्जा देने के बाद हमको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हो सकता था, हर संभव उस कार्य को करने का काम किया। और इसीलिए कई बार हमारे साथी मुझसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि चकोटा के अंदर विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस जीत के साथ आगाज करने का काम करती है। तब मैं अपने साथियों से कहता हूं कि जौनसा वार्ड के लोग इसलिए कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस ने जौनसा वार्ड को आगे बढ़ाने का हर वार्ड के लोगों का चोरी दामों का साथ है, इस साथ को अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप हर विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के तिरंगे को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। साथियों, मैं भी आपके बीच आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ और आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ उस मुकाम पर मुझे खड़ा करने का काम आप सब साथियों ने किया है। तो आज जो मुझे हासिल हुआ है वो मेरा नहीं है, बल्कि जगरूकता के लोगों का। मुझे 2 बार मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। वो सब आपकी वजह से। यदि आप मुझे जिताते ही नहीं तो मैं कैसे मंत्री बनूंगा। 2017 में जब पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी आंधी चली, उस आंधी में बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, लेकिन 9 साल बाद के लोगों ने फिर भी कांग्रेस का परचम लहराने का और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस 11 विधायकों के रूप में सिमट करके रह गए। मैं इसलिए आपको नमन करता हूँ कि आपने इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस को जिताया। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, कहाँ है वो रोजगार? आज नौजवान साथी रोजगार ढूंढ रहा है, सरकार से रोजगार मांग रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश की करने का काम सत्ता में बैठे हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही बीजेपी के लोग थे जिन्होंने समय समय पर ये नारा दिया था कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बात भाजपा सरकार दिया था कि नहीं दिया था।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम हुई? बताओ। बताओ भाई। कांग्रेस के जमाने में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सबसे ज्यादा महंगा था, तब कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया। और इस भाजपा के शासनकाल में सबसे निचले स्तर पर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी, तब भी इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाने का। रात तो हालत ये है, हम शादी विवाह में जाते हैं तो कहीं भी कोई 11 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई कितना, कोई 100, 500, जैसी जैसी इसकी हैसियत वैसे देते थे। लेकिन ये तो हम देते हैं ना। लेकिन आज जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमको जो गाड़ी वाला बाबा है ना, उसका फोटो लगा है, उसकी मुंह दिखाए जो है 100 रुपये 101 रुपये देते हैं, तब 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। और आज हालत ये है कि हर घर में या तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल मैं समझता हूँ हर घर में। तो अब बताओ, अगर अच्छा लग रहा है, अब भी जो है गाड़ी वाले बाबा से मोह भंग नहीं हुआ है तो ठीक है। और अगर मोह भंग हो गया है तो 2022 के चुनाव में ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना है कि वो भविष्य में देश और प्रदेश के लोगों के साथ छलावा ना कर पाए। 95 रुपये लीटर, आप सब लोग बोलते क्या वालों ने तो किराया बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ा दिया। अरे भाई, जब वो बाबा जो है ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएगा तो यूपी वाला करेगा क्या? उसकी तो मजबूरी है, उसे तो जो है भाड़ा भी बढ़ाना है और किराया भी बढ़ाना है। ये हालत हमारी महंगाई कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जब हम सरकार में थे तो गैस के दाम जो है 400 रुपये, और आज ये माइकी नारायण जो कह रहे थे कि हम तो आते ही जो है जादू की छड़ी घुमाएंगे और गैस का सिलेंडर में 200 रुपये में करते हैं। तो आज आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या गैस का सिलेंडर 200 रुपये में मिल रहा है? आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में मिल गया है। और आज कहते ना, पहले ही दिन जब 25 रुपये सीधे सीधे कैसे गया, ऐसे जिस सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, भाजपा वालों ने सरकार ने उस सिलेंडर को 1000 रुपया करने का कहा। ये हालत की स्थिति पैदा है। पड़ुआ तेल या सरसों का तेल जो पहले हमारे घर में होता था, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया काम करना तो आज 200 रुपये लीटर हो गया। ये हालत की स्थिति है। हमारे पास बोला अब दाल में जो है 6 का अंदर आ जाए और जरा वो पर्ची ना ऐसी गरम करनी पड़ती है। कहते ना वो क्या 6 के लगाते समय आवाज आनी चाहिए, तो गरम करके उसको डालते हैं तो आवाज आएगी। ये हालत करती है, ये स्थिति करती है जो लोग कहेंगे। और आज कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो कांग्रेस ने क्या, वो तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तुम कभी कर भी नहीं सकते हो। हालत बद से बदतर है। और मैं कहना चाहता हूँ, क्या चीनी मिल रही है आपको सस्ते करने की दुकान से? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13 रुपये 60 पैसे किलो, 60 रुपये किलो चीनी मिलती। और आज जो है गरीब आदमी 40 और 45 रुपये किलो चीनी खरीदने की बात। मिट्टी का तेल गायब है, अगर मोदी जी का पी गए मिट्टी का तेल। हालत की स्थिति है। क्या ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं जिन लोगों ने हमारे घाव पर जो है नमक छिड़कने का
और हमने हर विषय को इस बार सदन के अंदर उठाने का था। हमने कहा कि इस सरकार ने किसानों को भी धोखा देने का काम किया, नौजवानों को भी धोखा देने का काम किया और महंगाई बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हमने सदन के अंदर काम को प्रस्ताव लाने का लाने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अच्छे दिन आ गए? बताओ, शर्मा क्यों आए अच्छे दिन? और आज मैं समझता हूँ देश और प्रदेश के लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन को नहीं लाएगा, लेकिन जो पुराने दिन थे वही लौटा दो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पाया है। आपको हमारे खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, मेरे ख्याल से किसी के खाते में आए क्योंकि धनसार में संयुक्त परिवार की परंपरा है और संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो हर आदमी ने जो है पेड़ काटने निकाला होगा। उन्होंने कहा मेरे घर में 10 लोग, किसी के 15, किसी के 20। मैंने भी हिसाब किताब लगाया, मेरे घर में भी 80 लोगों के आसपास का परिवार। मैंने भी सोचा भाई ये तो मामला लोगों में पहुंच गया। हर आदमी जो सोच रहा था उन्होंने कहा तो जो है मुफ्त में जो है 15 लाख रुपए आएंगे। तो क्या आए किसी के खाते में? बताओ, शर्मा क्यों रहे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और हमको आपको कहा कि खाते खोलो, लाइन लगा दी, सब लोगों के खाते खोलो। खाते खुल गए तो 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन खाते में जो 1000-2000 रुपया जमा किया था वो भी सरकार ने जो है जब्त करने का काम किया, हमसे वापस लेने का काम किया। ये हालत की स्थिति जो है इस देश और प्रदेश की करने का काम सत्ता में बैठी हुई लोग। मैं आपको 2017 का विधानसभा जो चुनाव चल रहा था उसकी घटनाओं को ताजा करने का काम करना चाहता हूँ। आपको याद होना चाहिए 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री थे, तमाम भाजपा के नेताओं ने एक स्वर से कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर किसान बनाएंगे तो हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। बड़ा जोर लगाया सब लोगों ने, लेकिन लोगों को पहले ही पता था ये जो आ रखा है साधु बाबा, ये किसी की मांग जो है पूरी नहीं करेगा। ये जो वादा करता है कभी पूरा नहीं करेगा। आप तो उसको समझ गए, आपने तो कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर 13 विधानसभाओं को छोड़ करके बाकी जगह जो है सब में जो है ये सोच करके कि ऋण माफ होगा, भाजपा को जिताने का। 4.5 साल हो गए, हम लगातार सदन में भी सरकार से पूछते हैं कि आपने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, उस ऋण माफी का क्या हुआ? कोई जवाब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नहीं। ऋण माफ करना तो दूर की बात, इन्होंने 3 काले कानून ऐसे बना दिए जिसके विरोध में किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और लगभग 600 किसानों की शहादत हो गई है। लेकिन मोदी के काम पर जो करने किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और यही मैं कहना, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे और सोनिया गांधी जी हमारे यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने घोषणा नहीं की थी
कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, बल्कि उन्होंने महसूस किया इस बात को कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये सरकार समझ रही थी, इंदिरा इंग्लिश जी नहीं रही, कांग्रेस के विधायक भी 10 हो गए, लेकिन हमने ऐसी रणनीति संरचना बनाई कि हमने सदन भी चलने दिया और सरकार को घेरने का भी था। साथियों, कहना था, हमारे ही क्षेत्र की बात है, लोहारी गांव का मामला है। लोहारी गांव जो है 82 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आता। और जब हम सरकार में थे तो उस वक्त जब रखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना से जो किसान या जो परिवार उस जल में आ रहे थे, पहले 26 लाख जो है पर हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा, 26 लाख, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, हमने उसको 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर जो है मुआवजा दिलाने का। जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको पता है कि कांग्रेस ने 26 लाख से बढ़ा करके मुआवजा जो है 75 लाख रुपया करने का काम किया। बड़ा आसान काम है। और कई बार तो आज मुफ्ती नाम मुझे याद आ रहे हैं, जब हमने कहा कि हम मुआवजा बढ़ाएंगे तो मिल ही नहीं सकता, वो ये कहते 7 लाख तो मिल नहीं सकता, लेकिन हमने 75 लाख रुपये हमारे जो इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण से जो परिवार जो है प्रभावित हुए, उनके हर बच्चे को जो है सरकारी नौकरी मिले। और मैं कह सकता हूँ जिन परिस्थितियों क्योंकि या तो ये बात वो लोग जानते हैं जो प्रभावित है, या फिर हम जानते हैं कि इन परिस्थितियों में कितने लड़के 56 लड़कों को जो है हमने सरकारी सेवाएं देने का। लोहारी के लोग हमारे पास आए, लोहारी के लोगों ने इस बात को कहा कि हम दूर क्षेत्र में आ रहे हैं, हमको जमीन के प्रति जमीन मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी मांग जायज है, और इसीलिए हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लिया कि लोहारी गांव के लोगों को जो है हम जो रेशम बाग की जमीन यहाँ पर है उसको जो है हम देने का काम करेंगे। हमने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद 2017 का चुनाव हुआ, हम चुनाव हार गए, और ऐसी सरकार इस सूबे के अंदर स्थापित हुई जिस सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी, शायद संभवतः इस सरकार लोहारी गांव के लोगों के दर्द और पीड़ा को समझने का काम करेगी, और जो निर्णय कांग्रेस के जमाने में हुआ था उस निर्णय को यथावत रखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना था, जब कैबिनेट की बैठक हुई, उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने उस निर्णय को पहले स्थगित रखने का काम किया, और 2021 में जब निर्णय हुआ तो उस निर्णय को निरस्त करने का काम, जिसके विरोध में लगभग 85 और 86 दिन आज हो गए हैं। लोहारी के लोग लगातार जहाँ जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है वहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम। ऐसे मामला तो मेरी विधानसभा का था। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें, मेरे लिए तो बहुत फायदे की बात है कि मैं उस आंदोलन में सबसे आगे आकर के उसकी अगुवाई करता, लेकिन मैंने लोहारी के गाँव को कहा कि आप मेरे माध्यम से कोई बात मत करें, मैं इस आंदोलन में आऊंगा, उसका राजनीतिकरण होगा, और सरकार जो है शायद संभव हो सकता है कि जमीन के बदले जमीन ना दे, आप अन्य माध्यमों से जो बीजेपी के SLR है हमारे क्षेत्र में, जो बीजेपी के नाम पर जो है हमारे क्षेत्र में राजनीति करते हैं, मैंने कहा इनके माध्यम से जाइए। लेकिन ये गए, ना तो मुख्यमंत्री ने सुनी, ना ही
ऊर्जा मंत्री ने की बात और लोहारी और उस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार भाजपा के लोगों ने किया। मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि सरकार हर धर्मिता पर है, सरकार लोहारी गांव के लोगों को जमीन देने में आनाकानी कर रही है, मैंने इस विषय को सदन में नहीं उठाया। और जब सदन के अंदर मैं बोल रहा था तो मैंने सरकार से आग्रह किया, मैंने सरकार से कहा कांग्रेस ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय को यथावत रखने का काम करे और लोहारी के लोगों के घाव पर जो सरकार मरहम लगाने का काम करे, उन्हें मुआवजा देने का काम करे, जमीन के बदले जमीन देने का काम करे। लेकिन सदन में जो जवाब आया निश्चित रूप से उस जवाब से मैं आहत था। और उस जिलाधिकारी विकास नगर लोहारी गांव के लोगों के बीच में जाकर के इस बात को कहते हैं कि हम पुलिस के बल पर जो है इस आंदोलन को समाप्त करने का काम करें। तो मैंने सदन में कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, यदि अधिकारी पुलिस बल के माध्यम से लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों के आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस उसे सहन नहीं करेगी। क्योंकि सरकार हर धर्मिता पर है। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया जो है मुआवजा दे देते हैं। ये भी कहा गया ना खाता ना वही जो प्रीतम सिंह के वो सही, जितना ये कहेंगे हम उतना मुआवजा बना देंगे। मैंने कहा इस मुआवजे का हम करेंगे क्या? हमें पहाड़ में तो जमीन मिल नहीं सकती, हमको बसने के लिए नीचे आना पड़ेगा और नीचे इतने कम पैसे में जमीन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकती। और मैंने ये भी कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता। और आप सब जानते हैं कि जिस दिन लोहारी के लोग वहां से बसने के लिए अन्य जगह जाएंगे, चाहे विकास नगर जाए किसी अन्य विधानसभा में जाएंगे, उस दिन तो वो मेरे वोटर ही नहीं रह जाएंगे, उस दिन तो उस विधानसभा के वोटर हो जाएंगे। और मैंने लोहारी के लोगों से कहा भी था कि आप जाइए और समझाइए बीजेपी के लोगों को कि अगर हम विकास नगर में बसेंगे तो हम प्रीतम सिंह को वोट नहीं दे सकते, तो विकास नगर में देना है। और इसलिए मैं आज आप सब साथियों से आग्रह करना था। आज प्रश्न लोहारी का नहीं है, आज प्रश्न इस बात का है, यदि कोई हमारा दमन करेगा, अगर लाठी के बल पर हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करेगा, तो अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि हम उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आज मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, यदि पुलिस बल के माध्यम से आंदोलन को कुचलने का प्रयास सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हुआ, तो मैं साथियों, मैं भी आपके साथ पूछ करूंगा, आप इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने का काम। मैं लोहारी के लोगों से बात कहना चाहता हूँ और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं एक नारा देता हूँ, 2022 में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। मैं लोहारी के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखिए। अभी वहाँ बात जो है 3-4 महीने की है, 3-4 महीने कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से जमीन के बदले जमीन हम आपको दिलाने का काम करेंगे। और ये विश्वास मैं लोहारी के गांव के लोगों को देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस का साथी जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में शिरकत करने का काम कर रहा है, मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन संघर्ष लंबा है,
लंबे संघर्ष के लिए आपको हमको तैयार करना है। मैं उन्हें आज उन तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से कांग्रेस की सदस्यता की। आज हालत बड़ी अजीब हो गई है। 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया सरकार को बनने, वो अभी भी विकास की बात नहीं करते हैं। जहाँ जाते हैं तो हम 5 रुपये 2 लाख रुपए दे देंगे, जिला पंचायत को कहता 3 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। क्या बात है भाई, तुम जब देते हो तो चुनाव के वक्त देते हो, आगे पीछे भूल जाते हो। अगर देना तो आगे पीछे भी दो ना। ये जब चुनाव का मौसम आता है तब जो है लिस्ट भी निकलती है, पैसा भी ये कहते हम देंगे। तो ये परंपरा मैं समझता हूँ कि आप और हमको समाप्त करनी चाहिए। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 2022 में उत्तराखंड के लोगों ने मत बना दिया है कि हम जो है जो ये परंपरा बना रहे हैं कि चुनाव के वक्त हर चीज हम मुफ्त में देंगे, उस परंपरा को तोड़ने का आज क्या होगा, जो जिसने जीतना नहीं, जिसका ठौर नहीं ठिकाना, उन्हें भी बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे कि 300 यूनिट बिजली वही तुम। क्या तुमको तब याद आती है जब चुनाव होता है? आपको 17 में याद आनी चाहिए, आपको 18 में याद आनी चाहिए, 19 में याद आनी चाहिए, 20 में याद आनी चाहिए, 21 में भी कब याद आ रही है? जब चुनाव होने वाला है। तो हमारे वोटों को अगर पैसे के माध्यम से हमको मुफ्त में बिजली और कभी कुछ कह करके खरीदने का जो प्रयास करेगा, निश्चित रूप से लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। मैं अपने आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रेस वार्ता विकास सदन में है, इसलिए मैं आप सबका अभिवादन करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात बयान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।